गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बोरॉन फैमिली पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और बोरॉन फैमिली में हमने 4-5 लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लिया है। सारे बोरॉन फैमिली के एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। जहां जहां एक्सेप्शन आएंगे वहां वहां आपको अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना है और रनिंग लेक्चर के नोट्स बनाते रहना है। क्लियर। तो बोरॉन फैमिली कंप्लीट हो चुका है। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन फैमिली के बारे में। क्लियर हो गया। तो सबके सब बच्चे हेडिंग लगाएंगे ग्रुप 14 एलिमेंट यानी कार्बन फैमिली। क्लियर। कार्बन फैमिली में सबसे पहले क्या करेंगे कि कौन कौन से मेंबर कार्बन फैमिली में आते हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो ये 3 चीज पहले देख लेते हैं। क्लियर। तो कार्बन फैमिली हेडिंग लगाने के बाद एक चार्ट बनाएंगे जिसमें इधर लिखेंगे एलिमेंट। क्लियर। इधर लिखेंगे एटॉमिक नंबर और इधर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। चलो, एलिमेंट कौन कौन से हैं आपको एक शॉर्टकट याद होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा, कहे, सीता, जी, सुनो, प्रभु। ऐसा पढ़ा है ना, कहे, सीता, जी, सुनो, प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो लिख लेते हैं फटाफट इनके नाम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। और बच्चों एक और एलिमेंट होता है जिसका सिंबल है Fl यानी फ्लीरोवियम। इसको हम बोलते हैं फ्लीरोवियम। क्लियर। तो ये पूरे के पूरे कार्बन फैमिली के मेंबर आ गए। एटॉमिक नंबर कहां से शुरू करेंगे? 6 से। 6 में कितने और जोड़ोगे? 8 और जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 14। तो सिलिकॉन का 14 हो गया। आप कितना और जोड़ोगे? अब 18 और जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा बच्चों? ये 32 बन जाएगा। तो जर्मेनियम 32। ठीक है। 18 और जोड़ेंगे कितना बन जाएगा? 50। टिन का हो गया 50। 32 अब कितना ऐड करोगे? 32 तो वो कितना बन जाएगा? 82। तो लेड का कितना हो गया? 82। उसके बाद 13 और ऐड करोगे, सॉरी 32 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 114, 114। तो गैप याद रखना है, यहां पर 8 का गैप है, यहां पर 18 का गैप है, यहां पर 18 का गैप है, यहां पर 32 और 32 का गैप है। ये गैप रहता है। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कार्बन 1s2 2s2 2p2। तो 1s2 की जगह में क्या लिख सकते हैं? हीलियम। तो ऐसे लिखना हुआ। तो सबसे पहले इनर्ट गैस कौन सी है? हीलियम। उसके बाद 2s2 एंड 2p2। क्लियर। तो ये रहने वाला है, देखो s2p2 ये तो कांस्टेंट रहेगा, बस ये 2 नंबर चेंज होता रहेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम चेंज करते रहेंगे और इनर्ट गैस को चेंज करते रहना है। नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी है? नियॉन। क्लियर। तो यहां आ जाएगा बच्चों 3s2 एंड 3p2। तो सिलिकॉन का ये हो गया। उसके बाद जर्मेनियम का देखें तो नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी होती है हमारे पास? आर्गन। ठीक है। तो यहां आएगा बच्चों 3d10 4s2 एंड 4p2। क्लियर। टिन की बात करें तो नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी हमारे पास? हीना, नीना और करीना यानी क्रिप्टन। ठीक है। 4d10 5s2 एंड 5p2। क्लियर। उसके बाद लेड। तो क्रिप्टन के बाद कौन सी इनर्ट गैस आती है? जिनॉन। ठीक है। तो यहां आ जाएगा बच्चों 4f14 5d10 6s2 एंड 6p2। क्लियर। समझ में आ रहा बात। और लास्ट वाले एलिमेंट को हम लिखेंगे इधर रेडॉन। ठीक है। और 5f14 6d10 7s2 एंड 7p2। अब देखो आपको पैटर्न याद रखना है बस, है ना। जैसा मैंने आपको बोरॉन फैमिली में बताया था वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। चेंज क्या हुआ है? केवल ये P2 चेंज हुआ है। यहां P2 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 है। बोरॉन फैमिली में P1 P1 P1। तो किसी एक फैमिली का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढंग से याद कर लो, पहला वाला, तो उसके बाद पूरी पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो रटना नहीं है, क्या करना है? पैटर्न समझना है। क्लियर हो गया? ठीक है। नोट करो फटाफट से फिर। ठीक है ना। चलो,
तो ये हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो कौन कौन से एलिमेंट है, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अकरेंस। अकरेंस यानी कौन सा एलिमेंट किस फॉर्म में हमें मिलता है, उसका ओर क्या है या मिनरल क्या है, क्लियर, तो वो देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन बच्चों 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, एलिमेंट है बाय मास इन अर्थ क्रस्ट, है ना, क्लियर, अर्थ क्रस्ट। अच्छा, आपको पहला दूसरा तीसरा भी मालूम होना चाहिए कि उनका परसेंटेज क्या है। पहला हमारे पास है ऑक्सीजन, दूसरा हमारे पास है सिलिकॉन और तीसरा हमारे पास है एल्यूमिनियम। तो तीनों का बाय मास परसेंटेज याद होना चाहिए। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। तो कार्बन कौन से नंबर पे आता है, 17 नंबर पे, क्लियर। अच्छा, कार्बन नेचर में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट और कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करता है। अगर हम फ्री स्टेट की बात करें तो जो कोयला होता है वो कार्बन का बना होता है, कोल। डायमंड के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, डायमंड और ग्रेफाइट। तो ये तीनों कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। तो कार्बन के एलोट्रोप का हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कार्बन इस फॉर्म में अवेलेबल होता है, केवल कार्बन, है ना, फ्री स्टेट है। कंबाइंड फॉर्म में लेके नहीं तो क्या क्या कौन कौन से कंपाउंड हमें मिलते हैं। एक तो बच्चों हमें मिलता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जितने भी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, डीजल हो गया, गैसोलीन हो गया, गैसोलीन तो नहीं बोलेंगे, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया और कैरोसिन हो गया, एलपीजी हो गया, ये सारे क्या हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन इंपॉर्टेंट है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का एक प्रिंसिपल सोर्स है। तो उसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरा होता है बच्चों कार्बोनेट, कार्बोनेट्स। तो आपने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा होगा, लाइमस्टोन, तो उसमें क्या होता है, कार्बन होता है ना। और अगर मैं एयर की बात करूं तो CO2 जो है 0.03% एयर में प्रेजेंट होता है और CO2 में क्या है, कार्बन है। तो इसकी कंबाइंड फॉर्म होगी, क्लियर। अच्छा देखो बच्चों, जो हमारे पास कार्बन है ना, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कंपाउंड कार्बन की है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ उसमें कौन से सिंथेटिक कंपाउंड है, क्लियर। लेकिन अगर मैं नेचर की बात करूं, नेचुरल की बात करूं, तो हमारे अंदर जितने भी कंपाउंड है उसमें कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट। बिना कार्बन के लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग रहना पॉसिबल नहीं है। तो लाइफ चलाने के लिए कार्बन का होना बहुत जरूरी है। देखो, तो एक लाइन लिखो, कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ऐसा क्यों है भाई? देखो, जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, ठीक है। प्रोटीन है, प्रोटीन में भी कार्बन होता है। अमीनो एसिड है, उनमें भी कार्बन होता है। विटामिन है, वहां पर भी कार्बन है। न्यूक्लिक एसिड है, DNA RNA, वहां पर भी कार्बन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट केमिकल किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। इसीलिए कार्बन जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्लियर। चलो, तो ये बच्चों हमारे पास कार्बन के बारे में हो गया, है ना। और देखते हैं कार्बन के बारे में कुछ है, बस हाँ, आइसोटोप्स की बात करते हैं। चलो, आइसोटोप्स, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 6-12, ठीक है, 6-13 और 6-14। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। आइसोटोप्स मतलब एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, ठीक है। इनमें से ये दो आइसोटोप्स 12 और 13 स्टेबल है, जबकि ये वाला आइसोटोप्स जो है अनस्टेबल होता है।
और क्यों अनस्टेबल होता है बच्चों, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है, ठीक है। और आपने सुना होगा एक मेथड होता है जिसका नाम है कार्बन डेटिंग, पढ़ा है कहीं, कार्बन डेटिंग। अच्छा, लड़के लड़कों वाली डेटिंग नहीं है ना, ये अलग डेटिंग है। डेटिंग का मतलब मेजरमेंट। तो कार्बन डेटिंग या आपने सुना होगा रेडियो एक्टिव डेटिंग, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग वो प्रोसेस है जिसमें किसी फॉसिल की एज का पता किया जाता है। जैसे डायनासोर कितने साल पहले इस धरती पर थे, पता कैसे चला, कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी से। कोई चीज विलुप्त हो गई हो लेकिन हमें मालूम है कि वो इतने साल पहले थी, पता कैसे चला, कार्बन डेटिंग से। तो कार्बन डेटिंग से हम क्या पता लगा सकते हैं, किसी फॉसिल की एज का पता लगा सकते हैं। और उस कार्बन डेटिंग में कौन सा आइसोटोप्स यूज होता है, कार्बन 14। क्लियर, समझ में बात आ गई। तो ये कार्बन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, फटाफट से इनको नोट करते जाओ, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब जो और एलिमेंट हमारे पास, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम और टिन, तो वो थोड़ा कम कम उसके बारे में हम देखेंगे, है ना। तो दूसरा एलिमेंट हमारे पास सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक है बच्चों। देखो, सिलिकॉन जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो होता है सिलिका और दूसरा होता है सिलिकेट्स। सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2 और सिलिकेट का फॉर्मूला होता है SiO4 4 माइनस, है ना। डिटेल कब पढ़ेंगे हम, जब हम सिलिका के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं बच्चों, तो सिलिकॉन जैसे मैंने अभी बोला, ऑक्सीजन के बाद सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, सेकंड मोस्ट एलिमेंट, एलिमेंट नहीं लिखेंगे, सेकंड मोस्ट अबंडेंट बाय मास, और लगभग 27.7% होता है। क्लियर, तो समझ में आ रहा है बात। सेकंड नंबर का सिलिकॉन है, फर्स्ट नंबर का कौन है, ऑक्सीजन, थर्ड नंबर का कौन है, एल्यूमिनियम। तो ये सेकंड नंबर पे आता है। किस फॉर्म में मिलता है, सिलिका और सिलिकेट की फॉर्म में मिलता है। अच्छा बच्चों, आपने ग्लास के बारे में पढ़ा होगा ना, ग्लास, सीमेंट और सिरेमिक। तो सिलिकॉन जो है इन तीनों का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। तो जनरली ये बहुत जगह यूज होता है ना, तो हमेशा लिख सकते हैं सिलिकॉन इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, तीन चीजें, कौन कौन सी तीन चीजें, एक तो होता है ग्लास, आपने बोरोसिलिकेट पढ़ा होगा ना, जब आप एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें ग्लास के बारे में पढ़ेंगे, तो सिलिकॉन उसमें मिलता है। ग्लास हो गया, सिरामिक्स हो गया, है ना, और तीसरा कौन सा हो गया हमारे पास, सीमेंट, सीमेंट। तो सीमेंट, सिरेमिक्स और ग्लास, ये तीनों में सिलिकॉन पाया जाता है, ठीक है। तो रेत आपने देखी होगी ना, तो उस वो क्या है, सीमेंट का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, सिलिकॉन के बारे में हो गया, इतना ही है सिलिकॉन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है जर्मेनियम। तो जर्मेनियम इज इन द ट्रेस अमाउंट, कम अमाउंट में मिलता है, तो इसका इतना ज़्यादा जिक्र है नहीं। वहीं अगर हम बात करें टिन की, तो ये जो है टिन ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, और टिन ऑक्साइड को हम बोलते हैं कैसेटिराइट, ये होता है बच्चों SnO2, है ना। और अगर हम लेड की बात करें तो लेड जो है PbS की फॉर्म में मिलता है, और PbS को हम बोलते हैं गैलेना, GALENA, गैलेना, हाँ गैलेना, है ना। तो याद भी रखना है, PbS गैलेना, ये कैसेटेराइट हो गया। क्लियर, तो ये इन सब की मैंने अकरेंस आपको बता दी कि कौन सा एलिमेंट किस फॉर्म में मिलता है, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड किस नंबर पे आता है ना, किन चीज़ों में ये पाया जाता है। अच्छा, आपने एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी होगी, सेमीकंडक्टर, सुना होगा आपने फिजिक्स में, और ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर एंड ट्रांजिस्टर।
तो बच्चों सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के। सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनको बनाने में, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास है ना, उसमें सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर का बहुत यूज होता है, ठीक है, तो उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज होता है। क्लियर बच्चों? तो नोट करो फटाफट, चलो ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये हमने खत्म कर दिया है इसकी अकरेंस। अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। हो गया क्लियर? नोट कर दिया सबने? ठीक है। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे 3 प्रॉपर्टी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी और तीसरी एटॉमिक प्रॉपर्टी। एटॉमिक प्रॉपर्टी पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, रेडियस, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो थर्ड हेडिंग हमारे पास होगी एटॉमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, एटॉमिक प्रॉपर्टी में सबसे पहला हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अच्छा, कैसा था भाई? NS2 NP2 ये तो है, और n की वैल्यू कहां से कहां तक है? 2 से लेकर और 7 तक है ना, S2P2, बस इतना ही करना। दूसरा हमारे पास है बच्चों एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जैसे ऊपर से नीचे आएंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर? तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं है एटॉमिक रेडियस में, ठीक। तो लिखेंगे इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी। देयर इज नो एक्सेप्शन, है ना। अब एक्सेप्शन आएंगे आप, किसमें आएंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ आयोनाइजेशन एंथैल्पी का? तो वो अमाउंट एनर्जी की जो किसी एटम के सबसे लास्ट ऑर्बिट को निकालने में चाहिए होती है, तो उस एनर्जी के अमाउंट को हम बोले आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी, ठीक। जनरली रूल क्या है? जनरल क्या होता है? ऊपर से नीचे जब हम किसी ग्रुप में आते हैं बच्चों, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, याद रखें, कम होती है ऊपर से नीचे आने में। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस से दूर होता जाता है ना। तो जैसे जैसे वो दूर होता जाएगा अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा, तो उसको निकालने में कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो ऊपर से नीचे आने में कम होती है, सीधी सी बात है, सबने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। देखो, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? कार्बन की, ठीक है। उसके बाद किसकी होगी? सिलिकॉन की, अभी ठीक चल रहा है। उसके बाद किसकी होगी? जर्मेनियम की। उसके बाद किसकी होगी? लेड की। और लास्ट में टिन आता है। ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, है ना। ऊपर से नीचे बढ़ती है, सॉरी कम होती है, तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? कार्बन की। और सबसे कम किसकी होनी चाहिए थी? लेड की। लेकिन लेड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी टिन से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आईपी का इसका ऑर्डर है। देखो बच्चों, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं और टिन तक पहुंचते हैं, और टिन के बाद क्या आता है? लेड आता है, तो कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं यहां पर? एफ ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल। तो वहां इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं एफ और डी ऑर्बिटल में। और आपको मालूम है डी और एफ ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो क्या हो गया? शील्डिंग पुअर हो गई है। शील्डिंग पुअर हो गई तो क्या हुआ? अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया है, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो बस यही फर्क है। लेड में अट्रैक्शन फोर्स टिन से ज्यादा है, इसीलिए लेड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी टिन से ज्यादा हो गई। और रीजन? पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। बस लिख दोगे? ठीक है।
चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर, ठीक है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगी। तो देखो मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, सबसे ज्यादा कार्बन की होगी। धीरे धीरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसकी होती है 1.8, इसकी होती है 1.8, इसकी होती है 1.8, इसकी होती है 1.9। देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिक्रीज फ्रॉम कार्बन टू लेड, बट ये पैटर्न फॉलो होता है, डिक्रीज नहीं होती डायरेक्ट। कार्बन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्योंकि सबसे ऊपर है, साइज छोटा है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, लेकिन इन तीनों एलिमेंट की सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन फिर बढ़ जाएगी, लेड की ज्यादा हो जाएगी। तो अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पैटर्न क्या हुआ। कार्बन के बाद किसका आ गया, लेड का नंबर आ गया। और लेड के बाद क्या हो गया बच्चों, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इन सबकी बराबर होती है ना। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा। तो समझ में आ रहा है। तो यही ध्यान रखना कि पहले कम होती है और उसके बाद थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्लियर बच्चों, चलो तो नोट करो फटाफट। तो बहुत अच्छी बात है, ये आपने पढ़ ही लिया है ना। चलो तो अब एटॉमिक प्रॉपर्टीज हो गया, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बस ये देखेंगे कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन सेमी मेटल है ना। तो कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल की श्रेणी में आते हैं। जर्मेनियम सेमी मेटल है, सेमी मेटल यानी मेटलॉइड्स है। और जो बच्चों टिन और लेड है वो मेटल है। और कैसे मेटल हैं, सॉफ्ट मेटल है। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट की जनरली बात करेंगे क्योंकि सॉलिड है ना, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। नॉन मेटल है फिर भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, जैसे बोरोन के जैसे। क्लियर हो गया। तो कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मेनियम सेमी मेटल है, टिन और लेड मेटल है। तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टी हो गई। तो फटाफट से नोट करते जाओ भाई, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट पर और कोवैलेंसी पर, ठीक है। तो बच्चों काफी सारी चीजें सारे ग्रुप में सिमिलर है, बहुत सारी चीजें सिमिलर है। अगर एक बार आपके दिमाग में पैटर्न घुस गया तो बस आपको कंसेप्ट को पकड़ने में मुश्किल नहीं होगी। बस पैटर्न समझ में आना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, नहीं तो रट्टा मारते रहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 3, 4, 5 नंबर 5 है केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताया था बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +4। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +4। लेकिन +2 भी एग्जिस्ट करते हैं। तो प्लस और +2 दोनों एग्जिस्ट होती है, ठीक है। अब देखो अगर पहले कार्बन की बात करें, पहले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पे बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन है ना। देखो बच्चों जो कार्बन है, अगर मैं लिखूं CH4 तो क्या होगा, -4। और अगर मैं लिखूं CCl4 तो क्या होगा, +4। तो कार्बन जो है -4 और +4 दोनों टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मोस्टली कंपाउंड में -4 एंड +4 होती है। डिपेंड करता है कि सामने वाला एलिमेंट कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्लियर। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है जहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए C2 देखिए थोड़ा सा अलग टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो कार्बाइड के केस में ये अलग टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लियर हो रहा है।
लेकिन मोस्टली कौन सी मिलेगी आपको, -4n +4। क्लियर। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ठीक है, और देखते हैं कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलो अच्छी बात है ना। अदर कंपाउंड की बात करते हैं, अदर कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो अदर कंपाउंड है, जैसे हमारे पास सिलिकन है, तो सिलिकन भी मोस्टली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, वहीं अगर मैं जर्मेनियम, टिन और लेड की बात करूं, तो ये +4 एज वेल एज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर, +4 एंड +2। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं किसी ग्रुप में, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रिवेलेंस बढ़ जाती है, यानी डोमिनेंसी बढ़ जाती है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन वी, यहां पे लिखेंगे, व्हेन वी गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इंक्रीज। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की डोमिनेंसी बढ़ जाती है, यानी लेड जो है अब +2 में रहना ज्यादा पसंद करेगा, जबकि जो जर्मेनियम है वो +4 में रहना पसंद करेगा। इसीलिए जो जर्मेनियम है उसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है बजाय +2 के। लेकिन अगर मैं लेड की बात करूं, तो लेड +2 में ज्यादा स्टेबल होता है बजाय +4 के। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोला जाए कि PbCl2 ज्यादा स्टेबल है कि PbCl4, तो कौन सी ऑक्सीडेशन ज्यादा स्टेबल है, ये थी सब। PbCl2 विल बी मोर स्टेबल देन PbCl4। और अगर आपको पूछा जाए कि GeF4 ज्यादा स्टेबल है कि GeF2, तो बच्चों यहां पर GeF4, क्योंकि 4th ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करते हैं। क्लियर हो रहा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। और रीजन क्या है बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जैसे मैंने आपको बोला था, है ना। इसलिए लेड जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा एग्जिस्ट करता है एज कंपेयर टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। चलो, बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताओ कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा कोवेलेंट है कि +4। देखो, आपने फेजान्स रूल पढ़ा होगा, फेजान्स रूल केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा ना। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वैसे वैसे मॉलिक्यूल कोवेलेंट होता है। तो इसीलिए बच्चों हम ऐसा बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फेजान्स रूल, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज कोवेलेंट और जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इज आयनिक। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है, आयनिक नेचर शो करती है, आयनिक बिहेवियर शो करती है, जबकि +4 कोवेलेंट बिहेवियर शो करता है। क्लियर। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं आपको ये बोलूं कि कोई कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को देख के हम पता लगा सकते हैं। ठीक, देखो क्या लिखेंगे, एलिमेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर। और एलिमेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कहानी है पूरी, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब अपना रिडक्शन करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपना ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन। ठीक है, तो ये +4 में आना चाहेगा, ये +2 में आना चाहेगा। समझे बात मेरी। तो ये पूरा कच्चा चेटा हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देख लिया, है ना। इस पर एक आध क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, फेजान्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार यहां पर पूछे जाते हैं। तो नोट करो बच्चों फटाफट, है ना। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है ऑक्सीडेशन स्टेट में। चलो अब लास्ट डिस्कस करते हैं कोवैलेंसी। ठीक है,
भाई देखो इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन बहुत सारी चीजें मिलेंगी, है ना, और बोर नहीं होना है, बस नोट्स बनाते जाना है, ध्यान रखते जाना है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हम बात करेंगे कोवैलेंसी, सेकंड वाला, है ना। कोवैलेंसी का मतलब क्या हुआ, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड कोई एलिमेंट बना सकता है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है, 10 12 15 ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना ऐसा, मैक्सिमम 8। क्लियर। अच्छा, तो बच्चों अगर मैं कोवैलेंसी की बात करूं तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल उसके पास प्रेजेंट है वो उसके बताएगा कोवैलेंसी है। ठीक, तो अगर मैं कार्बन की बात करूं तो केवल ये 2 वैलेंस ऑर्बिटल यहां पर प्रेजेंट है, तो यानी टोटल 4 ऑर्बिटल, सॉरी ऑर्बिटल 2 हैं, और नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल कितने, ऑर्बिटल 2 हैं, लेकिन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो सकता है, 4 का शेयरिंग हो सकता है, ये तो है ना। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई बच्चों, 4, यानी कार्बन की कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 4। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कार्बन हैज मैक्सिमम कोवैलेंसी इज 4। ऐसा रीजन क्या है, देयर इज नो डी ऑर्बिटल, दिस इज ड्यू टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। जैसा बोरॉन में था, सेम कहानी यहां पर भी आती है, बोरॉन भी 4 ही कोवैलेंसी रखता है, उसी तरह कार्बन भी 4 ही कोवैलेंसी रखता है, क्यों, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन अगर मैं और एलिमेंट की बात करूं, अदर एलिमेंट, जैसे हमारे पास हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, या टिन की बात किया जाए, तो बच्चों इनकी कोवैलेंसी जो है 4 से ज्यादा हो सकती है, दे हैव कोवैलेंसी बियॉन्ड 4 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लियर, तो इनमें डी ऑर्बिटल आता है, इनमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए इनकी कोवैलेंसी 4, इनकी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा। क्लियर हो रहा है, समझ में बात आ रही है। ठीक है, ऐसा ही हमने बोरॉन फैमिली में भी पढ़ा था, बोरॉन की कोवैलेंसी 4, बाकी की कोवैलेंसी 6। अब देखो ये किस तरह के कंपाउंड बनाएंगे, तो बच्चों कार्बन का कंपाउंड होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, तो sp3 और टेट्राहेड्रल, है ना, टेट्राहेड्रल। क्लियर। लेकिन अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन ऐसे हो सकता है, देखो सिलिकॉन F6 2-, लेकिन कार्बन ऐसा नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, CF6 2-, नॉट पॉसिबल। यहीं तक है, क्योंकि यहां पर इसकी कोवैलेंसी 4 से ऊपर हो जाती है, तो जो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है क्योंकि सिलिकॉन है। ठीक, तो यहां पर सिलिकॉन F6 2- बनाएगा, उसी तरह जर्मेनियम जो है Cl6 2- बना सकता है, और टिन भी बना सकता है OH6 2-। इन सब में अगर देखा जाए तो कोवैलेंसी 4 से ज्यादा है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, sp3d2, क्योंकि 6 यहां पर लाइगेंड यूज हो रहे हैं, और इसका जो शेप होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल, लेकिन यहां क्या था, टेट्राहेड्रल। तो समझ में आ रहा है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कार्बन में ये पॉसिबल है, नहीं, इनमें ये पॉसिबल है, यस, रीजन क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है या नहीं है। अच्छा, एक और चीज, डी ऑर्बिटल होने और ना होने की वजह से एक प्रॉपर्टी पे बहुत असर पड़ता है। अगर बच्चों मैं ये बोलूं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है, नो, नो रिएक्शन, कार्बन टेट्राक्लोराइड का आप हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, लेकिन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का आप हाइड्रोलाइसिस आसानी से कर सकते हैं। SiOH का 4 सिलिसिक एसिड प्लस 4H। देखो ऐसा क्यों हो गया भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड सेम तो है, क्या दिक्कत है,
लेकिन इसका हाइड्रोलाइसिस आसानी से हो जाता है, सिलिसिक एसिड बनाता है, लेकिन यहां पर इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। रीजन वही बच्चों, वैकेंट डी ऑर्बिटल। भाई H2O से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको एकोमोडेट करने के लिए आपके पास जगह तो होनी चाहिए, है ना। सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसीलिए जो है H2O के जो क्या हो गया, H2O के जो इलेक्ट्रॉन है वो सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में आसानी से खप जाते हैं, तो आसानी से इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। लेकिन यहां कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो H2O के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, नहीं जा सकते, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो रहा है बच्चों? ठीक है, चलो तो मुझे लगता है कोवैलेंसी में इतना ही कुछ है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो चलो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी कार्बन फैमिली में नेक्स्ट चीजें और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा मैं पहले बोलता आ रहा हूं कि आपको ये रनिंग लेक्चर है उसके नोट बनाते जा रहे हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें, वो भी एनसीईआरटी, पूरा फोकस एनसीईआरटी पर है, थोड़ा सा और भी मैं आपको बताता जाऊंगा। क्लियर? तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप नोट्स बनाते जाओ, एनसीईआरटी पढ़ते जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ, जहां दिक्कत आती हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, नमस्ते।